हम पढ़ रहे थे कक्षा 9 हिंदी की पाठ्य पुस्तक कृतिका का तीसरा अध्याय रीढ़ की हड्डी। इस कहानी के माध्यम से लेखक का मुख्य उद्देश्य नारी की बदलती स्थिति का वर्णन करना है। वह मूक बनकर पशु की तरह सब कुछ सहन नहीं कर सकती। वह संवेदनशील है। अब कोई निर्जीव वस्तुओं की तरह उसके जीवन का सौदा नहीं कर सकता है। उमा के चरित्र चित्रण के माध्यम से एकांकीकार लेखक ने पुरानी और परंपरावादी विचारधारा पर कड़ा प्रहार किया है। उन्होंने यहाँ बताने की कोशिश की है कि लड़कियों की भी जीवन के प्रति रुचि और अरुचि है। रुचि अरुचि, पसंद और नापसंद है। वह मूक बनकर या गूंगी बनकर लालची लोगों द्वारा किए गए अपमान को सहन नहीं करती, अपितु वह ऐसे लोगों के वास्तविक रूप को प्रकट कर देती है। ठीक है, इस प्रकार कहानी के इस भाग में लेखक यह बताना चाहता है कि आज नारी शिक्षित हो चुकी है तथा वह अपने अस्तित्व को पहचानने लगी है। इसके साथ साथ लेखक ने समाज में नारी को सम्मानीय स्थान दिलाने की प्रेरणा भी इस कहानी के माध्यम से दी है, क्योंकि हमारा समाज नारी शिक्षा को महत्व नहीं देता है। पुरुष वर्ग नारी से अपने आप को श्रेष्ठ समझता है। ठीक है, आधा अध्याय हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं, आधा हम आगे अब पढ़ेंगे। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि रामस्वरूप और प्रेमा लड़के वालों के आने का इंतज़ार करते हैं और उनकी आने की तैयारियां करते हैं। कुछ देर बाद लड़के वाले पहुंच जाते हैं और रामस्वरूप उनको बैठाता है। लड़के के पिता का नाम गोपाल प्रसाद और लड़के का नाम शंकर है। शंकर की आवाज़ पतली तथा खिसियाहट भरी है। झुकी कमर उनकी खासियत है। खासियत मतलब विशेषता। झुकी हुई कमर उस लड़के की विशेषता है। रामस्वरूप अपने दोनों हाथ मलते हुए, ठीक है, इधर तशरीफ़ लाइए, इधर कि यहाँ बैठ जाइए, यहाँ। बापू गोपाल प्रसाद बैठते हैं मगर बेंत गिर पड़ता है। बाबू गोपाल प्रसाद बैठ जाते हैं लेकिन उनकी बेंत मतलब हाथ में लेकर चलने वाली छड़ी को बोला जाता है, जिसके सहारे चला जाता है, वो गिर पड़ती है। रामस्वरूप यह बेंत लाइए, मुझे दीजिए, कोने में रख देते हैं और सब बैठ जाते हैं। रामस्वरूप पूछता है, मकान ढूंढने में तकलीफ तो नहीं हुई? गोपाल प्रसाद नहीं, तांगे वाला जानता था और फिर हमें तो यहाँ आना ही था, रास्ता मिलता कैसे नहीं। रामस्वरूप यह तो आपकी बड़ी मेहरबानी है, मैंने आपको तकलीफ़ तो दी। गोपाल प्रसाद, अरे नहीं साहब, जैसा मेरा काम वैसा अपना आपका काम। आखिर लड़के की शादी तो करनी ही है, बल्कि यूँ कहिए कि मैंने आपके लिए खासी परेशानी कर दी। ठीक है, आगे रामस्वरूप कहता है, यह लीजिए, आप तो मुझे कांटों में घसीटने लगे, हम तो आपके सेवक हैं, सेवक। थोड़ी देर बाद लड़के की ओर मुखातिब होकर मतलब लड़के की तरफ मुंह करके आमने सामने बैठकर, और कहिए शंकर बाबू, कितने दिनों की छुट्टियां हैं? तो शंकर कहता है, जी कॉलेज की तो छुट्टियां नहीं हैं, वीकेंड में चला आया था। ठीक है। रामस्वरूप, आपके कोर्स ख़त्म होने में तो अब साल भर रहा होगा। शंकर कहता है, जी यही कोई साल 2 साल। रामस्वरूप, साल 2 साल? फिर शंकर कहता है, जी 1 आध साल का मार्जिन रखता हूँ। गोपाल प्रसाद कहता है, बात यह है साहब कि यह शंकर 1 साल बीमार हो गया था। क्या बताएं, हम लोगों की इसी उम्र में सारी बीमारियां सताती हैं। एक हमारा ज़माना था कि स्कूल से आकर दर्जनों कचौड़ियाँ उड़ा जाते थे, मगर फिर जो खाना खाने बैठते तो वैसी की वैसी ही भूख। तो ठीक है, इन पंक्तियों के माध्यम से गोपाल प्रसाद ने आज के ज़माने के
लड़कों या आज के ज़माने के जो बच्चे हैं उन पर व्यंग्य किया है कि जब हम इनकी उम्र के थे तो दर्जन दर्जन कचौड़ियाँ एक साथ खा जाते थे और फिर उसके बाद भी जब खाना खाने बैठते तो पहले जैसी ही भूख रहती थी। ठीक है, और आज के बच्चे ज़्यादा खा लें तो बीमार हो जाते हैं। राम स्वरूप, कचौड़ियाँ भी तो उस ज़माने में पैसे की 2 आती थी। गोपाल प्रसाद, जनाब यह हाल था कि 4 पैसे में ढेर सी बालाई आती थी और अकेले 2 आने की हजम करने की ताकत थी अकेले। और अब तो बहुतेरे खेल वगैरह भी होते हैं स्कूल में। तब न कोई वॉलीबॉल जानता था, न टेनिस, न बैडमिंटन, बस कभी हॉकी या क्रिकेट कुछ लोग खेला करते थे। मगर मजाल की कोई कह जाए कि यह लड़का कमज़ोर है। ठीक है, इन पंक्तियों के माध्यम से भी आज के बच्चों पर व्यंग्य किया गया है। आगे हैं शंकर और राम स्वरूप खीसें निपोरते हैं। ठीक है, आगे हैं खीस निपोरना क्या होता है? बेवजह हंसना। ठीक है, आगे राम स्वरूप, जी हाँ, उस जमाने की बात ही दूसरी थी। गोपाल प्रसाद, जोशीली आवाज़ में, और पढ़ाई का यह हाल था कि एक बार कुर्सी पर बैठे कि 12 घंटे की सीटिंग हो गई। 12 घंटे जनाब, मैं सच कहता हूँ कि उस ज़माने का मैट्रिक भी वह अंग्रेजी लिखता है फर्राटे की कि आजकल के एमए भी मुकाबला नहीं कर सकते। ठीक है, तो उस समय और इस समय की पढ़ाई में अंतर यहाँ बताया गया है कि उस समय की जो 10th क्लास तक की पढ़ाई थी वो एमए के बराबर बताई गई है। राम स्वरूप, जी हाँ, यह तो है ही। गोपाल प्रसाद, माफ़ कीजिएगा बाबू राम स्वरूप, उस ज़माने की जब याद आती है अपने को जब्त करना मुश्किल हो जाता है। राम स्वरूप, जी हाँ, वह तो रंगीन ज़माना था, रंगीन ज़माना। शंकर भी साथ साथ ही यानी हंसता है। गोपाल प्रसाद, एक साथ अपनी आवाज़ और तरीका बदलते हुए, अच्छा तो साहब बिजनेस की बातचीत हो जाए। बिजनेस की बातचीत। बिजनेस नाम सुनकर राम स्वरूप चौंक जाता है। बिजनेस? ओ अच्छा, लेकिन ज़रा नाश्ता तो कर लीजिए। ठीक है, तो इन बातों से क्या पता चलता है गोपाल प्रसाद के बारे में कि गोपाल प्रसाद बहुत चतुर और लालची व्यक्ति था। ठीक है, वह समाज की पुरानी परंपराओं व अंधविश्वासों को मानने वाला व्यक्ति था। उसकी कथनी मतलब कहना, करनी और करना, इन दोनों में बहुत अंतर था। वह विवाह जैसे पवित्र संस्कार को भी बिजनेस मानता है और लड़कियों को हीन दृष्टि से देखता है। शिक्षित होते हुए भी लिंग भेदभाव का वो शिकार है। लड़के और लड़कियों में फ़र्क करता है, अंतर करता है। वह उसका सोचना है कि ऊंची तालीम उच्च शिक्षा केवल मर्दों के लिए होती है। वह अपने बेटे की कमियों पर पर्दा डालता है और अपनी गलत बात को भी तर्क के सहारे सही करने की कोशिश करता है। ठीक है, गोपाल प्रसाद बाद में कहता है, यह सब आप क्या तकल्लुफ़ करते हैं? राम स्वरूप, तकल्लुफ़ मतलब परेशानी किस बात की? यह तो मेरी बड़ी तकदीर है कि आप मेरे यहाँ तशरीफ़ लाए, कि आप मेरे घर यहाँ आए, वरना मैं किस काबिल हूँ, मैं किस योग्य हूँ। ठीक है, माफ़ कीजिएगा ज़रा अभी हाजिर हुआ, अंदर जाते हैं। गोपाल प्रसाद थोड़ी सी दबी आवाज़ में, आदमी तो भला है, मकान वकान से हैसियत भी बुरी नहीं मालूम होती, पता चले लड़की कैसी है। ठीक है, शंकर कहता है जी। राम स्वरूप के जाने के बाद दोनों बाप बेटे दबी आवाज़ में बातें करते हैं कि आदमी तो ठीक लग रहा है, घर भी सही है, अब लड़की और देख लेते हैं कि लड़की कैसी है। कुछ खखार कर इधर उधर देखता है। गोपाल प्रसाद कहता है, क्यों, क्या हुआ? तो शंकर, कुछ नहीं। गोपाल प्रसाद ने कहा, झुक कर क्यों बैठते हो? ब्याह तय करने आए हो? ब्याह मतलब
विवाह या शादी तय करने आए हो, कमर सीधी करके बैठो। तुम्हारे दोस्त ठीक कहते हैं कि शंकर की बैकबोन मतलब रीढ़ की हड्डी नहीं है। ठीक है। इतने में बाबू राम स्वरूप आते हैं, हाथ में चाय की ट्रे लिए हुए मेज पर रख देते हैं। गोपाल प्रसाद, आखिर आप माने नहीं, आप चाय ले ही आए। राम स्वरूप चाय प्याले में डालते हुए, आपको विलायती चाय पसंद है या हिंदुस्तानी? तो गोपाल प्रसाद कहता है, नहीं नहीं साहब, मुझे आधा दूध आधी चाय दीजिए और ज़रा चीनी ज़्यादा डालिएगा। मुझे तो भाई यह नया फैशन पसंद नहीं। एक तो वैसे ही चाय में पानी काफ़ी होता है और फिर चीनी भी नाम के लिए डाली जाए तो जायका क्या रहेगा? जायका मतलब स्वाद क्या रहेगा? राम स्वरूप कहते तो आप सही हैं। प्याला पकड़ाते हुए शंकर खंखार कर, सुना है सरकार अब ज़्यादा चीनी लेने वालों पर टैक्स लगाएगी। गोपाल प्रसाद चाय पीते हुए, सरकार जो चाहे सो कर ले, पर अगर आमदनी करनी है तो सरकार को बस एक ही टैक्स लगाना चाहिए। गोपाल प्रसाद ने क्या कहा कि अगर सरकार को अपनी आमदनी बढ़ानी है तो सिर्फ एक ही चीज़ पर टैक्स लगाना चाहिए, और क्या? राम स्वरूप शंकर को प्याला पकड़ाते हुए पूछते हैं कि वह चीज़ क्या है? तो गोपाल प्रसाद खूबसूरती पर टैक्स। तो यह बात सुनकर राम स्वरूप और शंकर हंस पड़ते हैं। मजाक नहीं साहब, यह ऐसा टैक्स है जनाब कि देने वाले चूं भी न करेंगे। बस शर्त यह है कि हर एक औरत पर यह छोड़ दिया जाए कि वह अपनी खूबसूरती के स्टैंडर्ड स्तर के माफिक मतलब बराबर अपने ऊपर टैक्स तय कर ले कि जितनी औरत खूबसूरत है उतना ही ज़्यादा वो टैक्स दे। यह तय सरकार कर ले, फिर देखिए सरकार की कैसी आमदनी बढ़ती है। ठीक है। तो इन बातों से क्या पता चलता है कि गोपाल प्रसाद की दृष्टि में खूबसूरती का बहुत महत्व है। वह खूबसूरती का पक्ष लेते हुए कहता है कि अगर सरकार को आमदनी बढ़ानी है तो उसे खूबसूरती पर टैक्स लगाना चाहिए। उन लड़कियों का खूबसूरत होना निहायत ज़रूरी मानता है। ठीक है, कैसे भी हो, चाहे वो पाउडर लगाए चाहे वैसे ही सुंदर हो, बात यह है कि हम आप मान भी जाएं मगर घर की औरतें तो राजी नहीं होती। ठीक है, आगे हैं राम स्वरूप जोर से हंसते हुए, वाह वाह, खूब सोचा आपने। वाकई आजकल यह खूबसूरती का सवाल भी बेढंगा हो गया है। हम लोगों के ज़माने में तो यह कभी उठता भी नहीं था। ठीक है। तस्तरी गोपाल प्रसाद की तरफ बढ़ाते हैं, लीजिए। गोपाल प्रसाद समोसा उठाते हुए, कभी नहीं साहब, कभी नहीं। राम स्वरूप शंकर की तरफ मुखातिब होकर, आपका क्या ख्याल है शंकर बाबू? तो शंकर पूछता है, किस मामले में? तो राम स्वरूप पूछता है, यही कि शादी तय करने में खूबसूरती का हिस्सा कितना होना चाहिए। गोपाल प्रसाद बीच में ही, यह बात दूसरी है बाबू राम स्वरूप, मैंने आपसे पहले भी कहा था लड़की का खूबसूरत होना निहायत ज़रूरी है। कैसे भी हो, चाहे पाउडर वगैरह लगाए चाहे वैसे ही। बात यह है कि हम आप मान भी जाएं मगर घर की औरतें तो राजी नहीं होती। आपकी लड़की तो ठीक है। तो राम स्वरूप ने शंकर से प्रश्न पूछा था, लेकिन उसकी बात को बीच में ही काट दिया गया और शंकर ने कुछ नहीं कहा। तो इन बातों से क्या पता चलता है कि शंकर का चरित्र रूपी हड्डी नहीं है, जो यहाँ रीढ़ की हड्डी नहीं है, उसकी बैकबोन नहीं है शंकर की। बार बार ये बातें दोहराई जा रही हैं। तो यहाँ इसके द्वारा लेखक क्या संदेश देना चाहता है कि शंकर की चरित्र रूपी हड्डी नहीं है, वह आवारा किस्म का लड़का है और उसे अपने अस्तित्व की पहचान नहीं है कि क्या उसके लिए गलत है और क्या उसके लिए सही है। वह सिर्फ अपने पिताजी की बातों में हाँ में हाँ मिलाता है। ठीक है। तो यहाँ क्या पता चलता है, शंकर की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है कि वह व्यक्तित्व विहीन व्यक्ति
है। उसका अपना खुद का व्यक्तित्व कुछ नहीं है, उसका खुद के अपने विचार नहीं है। ठीक है, उसके मन में इतना भी दृढ़ निश्चय नहीं है कि वह अपनी सही बात पर भी अड़ा रहे। उसकी कोई विचारधारा नहीं है और न ही उसके अंदर कोई आत्मविश्वास जैसी चीज है। ठीक है, फिर राम स्वरूप कहता है, जी हाँ वह तो अभी आप देख लीजिएगा। ठीक है, उसने पूछा था ना कि आपकी बेटी तो सुंदर है ना, तो कहा कि जी हाँ वह तो आप अभी देख लीजिएगा। गोपाल प्रसाद, देखना क्या है, जब आपसे इतनी बातचीत हो चुकी है तब तो यह रस्म ही समझिए। राम स्वरूप, यह तो आपका मेरे ऊपर भारी एहसान है। गोपाल प्रसाद, और जायचा, जायचा मतलब जन्म पत्र तो मिल ही गया होगा। राम स्वरूप जी, जायचे का जन्म पत्र का मिलना क्या मुश्किल बात है, ठाकुर जी के चरणों में रख दिया, बस खुद ब खुद मिला हुआ समझिए। ठीक है, वो दोनों की जन्म पत्र मिलवाने की यहाँ बात कर रहा है। गोपाल प्रसाद, यह ठीक कहा आपने, बिल्कुल ठीक, लेकिन हाँ यह जो मेरे कानों में भनक पड़ी है यह तो गलत है ना, कि मैंने कुछ जो थोड़ी बहुत बात सुनी है वह तो गलत है ना। तो राम स्वरूप चौंक जाता है, क्या? गोपाल प्रसाद, यह पढ़ाई लिखाई के बारे में? जी हाँ, साफ बात है साहब, हमें ज़्यादा पढ़ी लिखी लड़की नहीं चाहिए। मैम साहब तो रखनी नहीं, कौन भुगतेगा उनके नखरों को, बस हद से हद मैट्रिक पास होनी चाहिए। क्यों शंकर? तो शंकर कहता है, जी हाँ, कोई नौकरी तो करानी नहीं। राम स्वरूप कहता है कि नौकरी का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। यहाँ राम स्वरूप अपनी बेटी की पढ़ाई की बात को छिपाता है। ठीक है, निश्चय ही राम स्वरूप ने अपनी बेटी उमा को बीए तक की शिक्षा तो दिला दी थी। वह लड़कियों को शिक्षा दिलवाना एक पिता का कर्तव्य मानता था, किंतु जब विवाह शादी की बात होती है तो वह अपनी बेटी की शिक्षा को छिपा लेता है। ऐसा क्यों करता है राम स्वरूप? ऐसा इसलिए करता है कि उसमें लड़कियों की शिक्षा को बुरा बताने और पिछड़े हुए विचारों वाले लोगों का सामना करने की हिम्मत नहीं थी। लोग शिक्षित बहू को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होते। जैसे गोपाल प्रसाद ने भी कहा ना कि कौन उसके नखरों को उठाएगा, न वो घर के काम करेगी। तो उनके अनुसार पढ़ी लिखी बहू नियंत्रण मतलब उनके अधीन नहीं रहती। वह बात बात पर नखरे करती है, वे बहू का पढ़ा लिखा होना उचित नहीं समझते। ठीक है, राम स्वरूप के घर जो व्यक्ति अपने बेटे के साथ उसकी लड़की को देखने आते हैं वह इसी विचारधारा के व्यक्ति थे। इसलिए राम स्वरूप मतलब विचित्र परिस्थिति में फंस जाता है और वह अपनी बेटी की उच्च शिक्षा को छिपाने के लिए मजबूर हो जाता है। ठीक है, राम स्वरूप लड़कियों को शिक्षा दिलाने के पक्ष में तो था, लेकिन उसके ऊपर वो कोई ठोस कदम नहीं उठा पाता था समाज के खिलाफ। वह एक दब्बू स्वभाव वाला व्यक्ति था और स्थिति का सामना नहीं कर पा रहा था। इसलिए उसने उमा की शिक्षा को उन सब के सामने छिपाया था। ठीक है, फिर गोपाल प्रसाद कहता है, और क्या साहब, देखिए कुछ लोग मुझसे कहते हैं कि जब आपने अपने लड़कों को बीए एमए तक पढ़ाया है तब उनकी बहुएं भी ग्रेजुएट लीजिए। ठीक है, कुछ लोग क्या कहते हैं गोपाल प्रसाद को, जब आपने अपने बेटों को इतना पढ़ाया है तो बहू आप अनपढ़ के समान क्यों लेकर आते हो, उनको भी ग्रेजुएट करवाइए, ग्रेजुएट पढ़ी हुई बहू लेकर आइए। भला पूछिए इन अकल के ठेकेदारों से कि क्या लड़कों की पढ़ाई और लड़कियों की पढ़ाई एक बात है? अरे मर्दों का काम तो है ही पढ़ना और काबिल होना, योग्य बनना। अगर औरतें भी वही करने लगी, अंग्रेजी अखबार पढ़ने लगी और पॉलिटिक्स वगैरह पर बहस करने लगी, तब तो हो चुकी गृहस्थी। जनाब, मोर के पंख होते हैं मोरनी के नहीं, शेर के बाल होते हैं शेरनी के नहीं। तो गोपाल प्रसाद की इन बातों से साफ साफ जाहिर होता है कि वह लड़के और लड़कियों में कितना अंतर करता है।
और राम स्वरूप अपनी विवशता, अपनी मजबूरी के कारण उसकी हाँ में हाँ मिलाता जाता है। लेकिन राम स्वरूप स्वभाव से लड़कियों के पक्ष में था। वह लड़कियों को आत्मनिर्भर बनाना चाहता था, इसीलिए उसने अपनी बेटी उमा को भी बीए तक पढ़ाया है। अपनी पत्नी का विरोध सहन करके भी उसने अपनी बेटी को उच्च शिक्षा दिलवाई है, जो हमने पाठ के शुरू में पढ़ा था। लेकिन लड़के वालों के सामने अपनी बेटी की उच्च शिक्षा वाली बात को वह छिपा जाता है। वह उनके सामने उस परिस्थिति का सामना नहीं कर पाता है। ठीक है, इसलिए वह न चाहते हुए भी गोपाल प्रसाद की हाँ में हाँ मिलाता रहता है। उसके बाद राम स्वरूप क्या कहता है, जी हाँ, और मर्द के दाढ़ी होती है, औरत की नहीं। और फिर ऐसा कहकर हंस देता है। यह थी हमारी आज की वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे आगे का अध्याय हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे।